स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आपकी अपनी पाठशाला एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखा है? कह रहा है किसी भी समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है, कह रहा है किसी भी समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है कर्ण की आधी होती है। अर्थात यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी कर्ण है, तो समकोण त्रिभुज की जो परिवृत्त की परित्रिज्या होगी वो AC अपॉन 2 होगी, अर्थात हाइपोटेनियस की आधी होगी। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड पर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक मैं समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। मान लीजिए ये वाला शीर्ष जो है ए है, और ये वाला जो शीर्ष है ये बी है, और ये वाला जो शीर्ष है सी है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये बी सी है। अगर दोस्तों इस समकोण त्रिभुज का ये जो है हमारा AC है, अगर ये कर्ण है, तो ऐसी में इस समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होगी वो वास्तव में AC अपॉन 2 होगी, मतलब कर्ण की आधी होगी। क्या होगी? कर्ण की आधी होगी। कर्ण को दोस्तों हम हाइपोटेनियस भी कहते हैं, कहोगे? हाँ, मतलब कर्ण जो हमारी इस समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की जो परित्रिज्या होगी वो क्या होगी? H अपॉन 2 होगी। अगर दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में AC हमारा कर्ण है, तो इस समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की जो परित्रिज्या होगी वो AC अपॉन 2 होगी, अर्थात H अपॉन 2 होगी। यही हमसे ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा था, लेकिन ये बात कहां से निकल कर आई है? आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें प्रूव क्या करना होगा? देखिए, हमें यही प्रूव करना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की जो परिवृत्त की परित्रिज्या होती है वो कर्ण की आधी होती है। मतलब अगर समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है AC है, तो परित्रिज्या जो होगी समकोण त्रिभुज की जो परित्रिज्या होगी AC अपॉन 2, अर्थात H अपॉन 2 होगी। यही प्रूव करना है। तो यहाँ तो प्रूव करने के लिए आइए दोस्तों हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला जो शीर्ष है ये है, और ये वाला जो शीर्ष है B है, और ये वाला शीर्ष जो है C। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज की जो परिवृत्त दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है, और कर्ण पर भी देखा जाए तो कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। मान लीजिए दोस्तों कर्ण का मध्य बिंदु यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। मान लीजिए समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। मान लीजिए समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वास्तव में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और आपको ये भी बात पता है कि परिकेंद्र हमारा एक ऐसा बिंदु होता है, तो आपको ये भी बात पता है कि परिकेंद्र हमारा एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि परिकेंद्र हमारा एक ऐसा बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। मतलब अगर इस परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी हमारी कैपिटल R है, तो इसी परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी भी कैपिटल R होगी, और इसी परिकेंद्र से इस शीर्ष की दूरी भी कैपिटल R होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। अगर दोस्तों परिकेंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी है उतनी दूरी में भरकर अपने गोला प्रकार में भरकर एक वृत्त बनाता हूं, तो जो वृत्त बनकर तैयार होगा वो समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। हो गया। हाँ, और वही वृत्त क्या करेगा? देखिए, वही वृत्त हमारा परिवृत्त कहलाएगा, और वो वृत्त हमारा क्या कहलाएगा? परिवृत्त कहलाएगा। हो गया। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। और ये वृत्त हमारा क्या कहलाएगा? देखिए, परिवृत्त कहलाएगा। और ये जो परिकेंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी है, ये क्या कहलाएगा? ये परित्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परित्रिज्या कहलाएगा। हाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो परित्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी परित्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो भी परित्रिज्या है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ,
ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, इस परिकेंद्र से शीर्ष ए तक की दूरी क्या है? कहोगे आर, कैपिटल आर है। और इसी परिकेंद्र से दोस्तों इस परिकेंद्र से शीर्ष ए तक की दूरी क्या है? कहोगे कैपिटल आर है। और इसी परिकेंद्र से शीर्ष सी तक की दूरी क्या है? कहोगे कैपिटल आर है। हाँ भैया। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? कहोगे 2r है। हाँ भैया। मतलब देखा जाए तो ए, मतलब देखा जाए तो 2r जो है, मतलब देखा जाए तो AC जो है 2r के बराबर है। कहोगे हाँ। AC जो है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? कहोगे 2r है। मतलब AC बराबर क्या है? 2r है। AC बराबर क्या है? 2r है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हो। अगर तो मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालता हूँ, r की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या निकल कर आएगा? वो देखिए r की वैल्यू निकल कर आएगा AC अपॉन 2। हाँ, AC क्या कहोगे? AC तो वास्तव में कर्ण है। AC क्या है कहोगे? AC वास्तव में समकोण त्रिभुज का कर्ण है। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं कि इस परिवृत्त की जो परित्रिज्या है वो AC अपॉन 2 है, मतलब कर्ण कर्ण का आधा है। तो हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस परिवृत्त की जो परित्रिज्या है वो क्या निकल कर आई है? कहोगे देखिए AC अपॉन 2 निकल कर आ रही है, मतलब कर्ण की आधी निकल कर आ रही है। कहोगे हाँ। तो AC को मैं H भी लिख सकता हूँ, क्योंकि AC क्या है कहोगे? कर्ण है। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो, अंग्रेजी में देखा जाए तो कर्ण को हम हाइपोटेनियस भी कहते हैं, तो मैं H लिख सकता हूँ। हाँ, हाँ। इस प्रकार से तो देखा जाए तो आर जो हमारा परित्रिज्य इस समकोण त्रिभुज का जो परिवृत्त की जो परित्रिज्या है वो AC अपॉन 2 मतलब H अपॉन 2 है। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की जो परित्रिज्या होती है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की जो परिवृत्त की परित्रिज्या होती है वो कर्ण की आधी होती है। मतलब अगर समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है AC है, तो परित्रिज्या जो होगी AC अपॉन 2 होगी, अर्थात H अपॉन 2 होगी। ठीक है। ये बातें समझ में आ गई है? कहोगे हाँ, ये बातें हमें समझ में अच्छे तरीके से आ गई है। ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज ABC है और उस समकोण त्रिभुज में AC हमारा कर्ण है, तो उस समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की जो परित्रिज्या होगी AC अपॉन 2 होगी, अर्थात कर्ण की आधी होगी। ठीक है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जिससे आप, अगर आपको ध्यान रहता है ये बातें, तो मुश्किल से 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप जवाब दे सकते हो। आप जवाब तेजी से दे सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों मैं यहीं पर आपको और कुछ बातें बताना चाहूंगा। मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगा जो आपको क्वेश्चन के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये भुजा पर तो परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा। हाँ, ये हमारा समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं कि ये बिंदु जो है एक ऐसा बिंदु है, ये जो परिकेंद्र हमारा है एक ऐसा बिंदु है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो समकोण, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये जो परिकेंद्र है ये कर्ण 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 वाली भुजा पर स्थित है। कहोगे हाँ, कर्ण वाली भुजा पर स्थित है। और आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक ऐसा बिंदु है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। हाँ भैया। तो यहीं से एक बात और ध्यान रखनी है कि समकोण त्रिभुज इकलौता एक ऐसा त्रिभुज होता है, यहीं से एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि समकोण त्रिभुज हमारा इकलौता ऐसा त्रिभुज होता है, इकलौता एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी भुजा पर स्थित बिंदु से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। और वह बिंदु कुछ और नहीं, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। क्या होता है? परिकेंद्र होता है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बातें हमेशा ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ मैं और एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ, इसके साथ साथ मैं एक त्रिभुज और बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपको पता है माध्यिका किसे कहते हैं? कहोगे नहीं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो किसी भी त्रिभुज के दोस्तों त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। आपको दोस्तों आप एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? r है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? r है। मतलब ये देखा जाए तो ये AC भुजा का क्या है? मिड पॉइंट है। कहोगे हम AC भुजा का क्या है? मिड पॉइंट है। मतलब देखा जाए तो ये AC भुजा का क्या है? मिड पॉइंट है। हम तो आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया गया है। कहोगे हाँ। तो आप देख रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज के शीर्ष को एक रेखा के द्वारा सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया गया है। कहोगे हाँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। और ये रेखा कुछ और नहीं, इसका और आपको अच्छे तरीके बताया कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। तो ये जो रेखा है दोस्तों, ये जो रेखा है ये कुछ और नहीं है, ये माध्यिका भी है। माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। दोस्तों ये देखा जाए तो ये वाली जो रेखा है जो समकोण त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, ये कुछ और नहीं, माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। दोस्तों अगर मैं इस परिवृत्त के अनुसार देखूं, तो ये क्या है? ये परिवृत्त की परित्रिज्या है। कहोगे हाँ। अगर मैं दोस्तों समकोण त्रिभुज के शीर्ष के हिसाब से देखूं तो ये क्या है? तो भाई ये वास्तव में माध्यिका है। शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई माध्यिका है। कहोगे हाँ।
इसका मतलब तुरंत आपने कहा भैया इसका मतलब यही है कि जो माध्यिका है, माध्यिका समकोण त्रिभुज की जो माध्यिका और परित्रिज्या होती है वो सेम होती है। मैंने कहा हाँ। तुरंत आपने कहा कि भैया इसका मतलब यही है, अगर यही माध्यिका, ये हमारा समकोण त्रिभुज का, ये हमारा वास्तव में समकोण त्रिभुज की ये परित्रिज्या है और यही माध्यिका है, तो इसका मतलब यही है कि समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या जो माध्यिका जो होती है कुछ और नहीं परित्रिज्या, इसका मतलब यही है कि समकोण त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो कुछ और नहीं समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या होती है। मैंने कहा हाँ जी, आप बिल्कुल सोच रहे हैं सही। हाँ हाँ, अगर दोस्तों यही हमारी परित्रिज्या है और यही माध्यिका है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों परित्रिज्या की जो लंबाई होगी, इस परित्रिज्या की जो लंबाई होगी वही वास्तव में माध्यिका भी की होगी, माध्यिका की भी होगी। तो यहाँ अगर तो परित्रिज्या की लंबाई, अगर तो समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या की जो लंबाई है, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त के परित्रिज्या की जो लंबाई है, अगर वही माध्यिका की लंबाई भी होगी, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको अच्छी तरीके बताया है कि अगर मैं इस परिवृत्त के अनुसार बात करूं तो ये हमारी क्या है, कहोगे ये हमारी परित्रिज्या है। अगर मैं इस समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के शीर्ष से बात करता हूं तो ये हमारी क्या है, माध्यिका है। दोस्तों यही हमारी क्या है, समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की परित्रिज्या है और यही हमारी क्या है, माध्यिका है। हो गया हाँ। मतलब समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या जो होती है और माध्यिका जो होती है वो एक ही होती है। हाँ, अगर तो एक ही होती है तो ऐसी स्थिति में परित्रिज्या की जितनी लंबाई है, परित्रिज्या की जितनी लंबाई है, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की जो परित्रिज्या जितनी है उतनी ही माध्यिका भी होगी। कहोगे हाँ। अगर समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की परित्रिज्या जो है कर्ण की आधी होती है, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष से, समकोण त्रिभुज के इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई भी क्या होगी, कर्ण की आधी होगी। कर्ण की आधी होगी। अगर कर्ण हमारा एसी है तो समकोण त्रिभुज से के शीर्ष से खींची गई माध्यिका की लंबाई भी जो होगी वो AC अपॉन 2 ही होगी। क्या होगी, AC अपॉन 2 ही होगी। हाँ, AC अपॉन 2 ही होगी। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। यहीं से एक नियम निकल जाता है कि कि समकोण त्रिभुज, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींचा जाए तो उस माध्यिका की जो लंबाई होती है वो कुछ और नहीं परित्रिज्या की लंबाई के बराबर होती है। मतलब अगर परित्रिज्या की जो लंबाई होती है वो कर्ण की आधी होती है तो माध्यिका की लंबाई भी कर्ण की आधी ही होगी, मतलब AC अपॉन 2 ही होगी। AC अपॉन 2 ही होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। और जैसा कि आपके स्लाइड पर भी लिखा गया है ये बातें कहोगे हाँ। एक चीज मैं और बताने की कोशिश करता हूँ, एक चीज मैं और आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके बताया कि समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो वास्तव में समकोण पर स्थित होता है। हो गया हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है वास्तव में यहाँ पर स्थित होगा। हो गया हाँ। इस समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है इस बिंदु पर स्थित होगा। हो गया हाँ, लंब केंद्र जो होगा इस बिंदु पर स्थित होगा। तो आपको अच्छे तरीके बताया कि समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वास्तव में समकोण पर स्थित होता है। हो गया हाँ। तो ये वास्तव में यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखा जाए तो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र स्थित होगा। हो गया हाँ। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र स्थित होगा। मैं लिख दूं, हो गया हाँ, लिख दीजिए समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र यहाँ पर स्थित होगा। दोस्तों समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ स्थित है? हो गया परिकेंद्र तो यहाँ पर स्थित है। हो गया हाँ। यहाँ पर वास्तव में क्या स्थित है? हो गया यहाँ पर वास्तव में समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र स्थित होगा। हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है कुछ और नहीं माध्यिका है। कहोगे हाँ, माध्यिका है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है वो माध्यिका है। माध्यिका है। हाँ हाँ, माध्यिका है। आप परित्रिज्या भी तो कह सकते हैं, ये हमारी परित्रिज्या भी तो है। कहोगे हाँ। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है कुछ और नहीं समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या होती है और माध्यिका होती है। समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या होती है या दूसरी भाषा में आप कह सकते हो कि माध्यिका भी होती है, माध्यिका होती है। हाँ भैया, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कुछ और नहीं एक माध्यिका होती है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या होती है। समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है? हो गया हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब दोस्तों आइए हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे और सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए,
उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज PQR में समकोण समकोण बनाने वाली भुजा PQ बराबर 9 सेंटीमीटर है, QR बराबर 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है इस त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई क्या होगी? मतलब इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या क्या होगी? हो गया, हाँ, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं इस आकृति को बना लेता हूँ। वास्तव में मुश्किल से 2 सेकंड का भी काम नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। इस आकृति को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है। इस शीर्ष का नाम है P, इस शीर्ष का नाम है Q और इस शीर्ष का नाम है R। यहाँ पर दोस्तों इस समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र स्थित है कहो यहाँ। और दोस्तों यहाँ पर एक परिवृत्त भी बनाया गया है कहो यहाँ, जो तीनों शीर्षों को स्पर्श करते हुए जा रहा है कहो यहाँ। समकोण त्रिभुज का परिवृत्त भी खींचा गया है। यहाँ पर मैं समकोण त्रिभुज का परिवृत्त भी खींच देता हूँ। वास्तव में इन सबसे कोई हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। दोस्तों हमसे क्या कर रहा होगा, देखिए हमसे कह रहा है कि इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या कितनी होगी। हमसे दोस्तों हमसे हमसे पूछ क्या रहा होगा, देखिए हमसे कह रहा है कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसके परिवृत्त की परित्रिज्या होगी क्या, हाँ, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में इस समकोण त्रिभुज के ये जो हमारी PQ भुजा है, इस समकोण त्रिभुज की ये जो PQ भुजा है इसकी लंबाई हमें 9 सेंटीमीटर दी गई है और ये जो RQ भुजा है इसकी लंबाई हमें 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप मुझे बताइए, जब समकोण त्रिभुज का लंब हमारा 9 सेंटीमीटर होता है और आधार हमारा 12 सेंटीमीटर होता है, तो कर्ण क्या होता है? तो देखिए कर्ण हमारा 15 सेंटीमीटर होता है। 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हमसे इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या पूछ रहा है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की जो परित्रिज्या होती है, परिवृत्त की परित्रिज्या, किसी भी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की जो परित्रिज्या होती है वो कर्ण की आधी होती है। अगर हमारा कर्ण की आधी होती है तो हाँ, अगर हमारा कर्ण जो है 15 है, तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या क्या होगी? तो देखिए 15 का आधा होगा, मतलब 7.5 होगा, हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या जो होगी वो 7.5 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 7.5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पर ये इस क्वेश्चन को आखिर कहना क्या चाह रहा होगा? देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज में उसके आधार पर खींची गई माध्यिका की लंबाई उस आधार की लंबाई की बिल्कुल आधी है। कह रहा है एक त्रिभुज में उसके आधार पर खींची गई माध्यिका की लंबाई जो है उस आधार की लंबाई की बिल्कुल आधी है। कह रहा है ऐसी स्थिति में वह त्रिभुज अनिवार्य रूप से किस प्रकार का होगा? कह रहा है कि समकोण त्रिभुज होगा, कि समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, कि विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो इसका उत्तर जो होगा समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन कैसे? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक त्रिभुज है, दोस्तों एक त्रिभुज में उसके आधार पर खींची गई जो माध्यिका है, उसके आधार पर खींची गई जो माध्यिका की लंबाई है उसके आधार की लंबाई की आधी है कहोगे हाँ। तो यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, जिससे मैं आसानी से समझा सकूं आपको। एक मैं समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे मैं आसानी से आपको सब चीजें समझा सकूं, ठीक है। एक मैं समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे आसानी से चीजें समझा सकूं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का ये वाला शीर्ष A है, ये वाला शीर्ष B है, ये वाला शीर्ष हमारा C है, ठीक है। ये वाला शीर्ष हमारा C है, ठीक है। दोस्तों हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में, मान लीजिए इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है समकोण नहीं, ठीक है। दोस्तों हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज में, मान लीजिए इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एक त्रिभुज में आधार पर खींची गई माध्यिका की जो लंबाई है, मैंने इस शीर्ष से एक माध्यिका खींची सामने वाली भुजा पर, ठीक है। कह रहा है कि एक त्रिभुज में
आधार पर खींची गई जो माध्यिका की लंबाई है, मैंने मान लीजिए यहाँ से एक माध्यिका खींची, कह रहा है कि जो माध्यिका की लंबाई है ये आधार की लंबाई की ये आधार की लंबाई की आधी है। कह रहा है ये जो माध्यिका की लंबाई है ये आधार की लंबाई की आधी है। अगर आधार की मतलब ये है कि अगर आधार की लंबाई हमारी 2 यूनिट है तो ये जो माध्यिका खींची गई है इसकी लंबाई 1 यूनिट होगी, 1 यूनिट होगी। दोस्तों हमसे कह रहा है कि किसी त्रिभुज में खींची गई आधार पर खींची गई माध्यिका की जो लंबाई है आधार की लंबाई की आधी है। अगर मतलब आधार की लंबाई 2 यूनिट है तो खींची गई माध्यिका की लंबाई 1 यूनिट है। तो माध्यिका एक ऐसी रेखा, दोस्तों एक बात बताइए, ये माध्यिका खींची गई है कहोगे हाँ। तो माध्यिका जो खींची जाती है शीर्ष से खींची जाती है और सामने, दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि जो माध्यिका है किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाने वाली मध्य बिंदु, दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि जो माध्यिका होती है, माध्यिका जो होती है उस किसी शीर्ष से खींची जाती है, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर खींची जाती है कहोगे हाँ। तो ये क्या कहोगे, इस आधार ये जो हमारी भुजा है इसका ये मध्य बिंदु है हाँ भैया। तो अगर तो ये मध्य बिंदु है तो यहाँ दोस्तों ये पूरी दूरी हमारी कितनी थी, ये पूरी हमारी लंबाई कितनी थी कहोगे 2 यूनिट थी। अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 1 यूनिट होगी कहोगे हाँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 यूनिट होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, 1 यूनिट होगी। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा एक ऐसा बिंदु है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा एक ऐसा बिंदु है जहां से इस त्रिभुज के, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा एक ऐसा बिंदु है जहां से इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर है कहोगे हाँ। यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की शीर्ष की है और उतनी ही दूरी यहाँ से इस शीर्ष की भी है कहोगे हाँ। और आपको अच्छे तरीके बताया कि ऐसा केवल समकोण त्रिभुज में होता है कहोगे हाँ। और आपको अच्छे तरीके बताया कि ऐसा केवल समकोण त्रिभुज में होता है। अगर तो यहाँ पर तो अगर इस त्रिभुज में भुजा पर स्थित ये हमारा एक ऐसा बिंदु है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर है तो ये त्रिभुज कुछ और नहीं एक समकोण त्रिभुज होगा और ये बिंदु हमारा कुछ और नहीं एक परिकेंद्र होगा। और ये आपको अच्छी तरह पता है कि अगर ये परिकेंद्र है तो ये वास्तव में हमारा जो होगा, ये वाली जो भुजा होगी ये हमारी कर्ण होगी, क्या होगी, कर्ण होगी। और इस कर्ण के सामने वाला जो कोण होगा ये हमारा 90 डिग्री होगा कहोगे हाँ, 90 डिग्री होगा हाँ। मतलब देखा जाए तो ये जो हमारा त्रिभुज है, ये जो हमारा त्रिभुज है वो कुछ और नहीं समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है हाँ। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे सोल्व करके भी बता सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि किसी त्रिभुज में आधार पर खींची गई जो माध्यिका की लंबाई है कर्ण की आधार की लंबाई की आधी है। मतलब अगर आधार हमारा 2 यूनिट है तो माध्यिका की लंबाई 1 यूनिट है। तो ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होगी हाँ। दोस्तों अगर मैं इस त्रिभुज में बात करता हूँ तो इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब यही है कि अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री होगा कहोगे हाँ, ठीक है। अब इस त्रिभुज में आज अच्छा एक बात बताइए, इस त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे हाँ। इस त्रिभुज में दोस्तों इस वाली भुजा को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है, एक बाह्य कोण बना है कहोगे हाँ। यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है, यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ, यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है। इस बाह्य कोण का मान क्या होगा, देखिए किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंत सम्मुख दोनों कोणों की योग के बराबर होता है। मतलब ये वाला बाह्य जो कोण है इन दोनों कोणों की योग के बराबर होगा कहोगे हाँ। मतलब 2 थीटा डिग्री होगा कहोगे हाँ। तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा जितनी है उतनी ही दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है कहोगे हाँ। अगर तो इस वाली त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का कोण वास्तव में इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण भी होगा कहोगे हाँ, ठीक है। तो एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है कहोगे हाँ, 180 डिग्री होता है। और इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 2 थीटा डिग्री की है कहोगे हाँ। तो इन दोनों कोणों की भागीदारी कितनी होगी कहोगे 180 माइनस 2 थीटा डिग्री होगी हाँ कहोगे हाँ। तो ये वाला कोण तो आपको अच्छे से पता है कि ये वाला कोण और ये वाला दो कोण जो है बराबर दोनों कोण है कहोगे हाँ। तो आपको पता है कि ये दोनों क्या है, बराबर कोण है कहोगे हाँ। मतलब दोनों बराबर कोणों का योग क्या है 180 माइनस 2 थीटा डिग्री है कहोगे हाँ। अगर तो दो बराबर कोणों का योग 180 माइनस 2 थीटा डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना कितना डिग्री कहोगे 90 माइनस थीटा डिग्री है, 90 माइनस थीटा डिग्री है, 90 माइनस थीटा डिग्री है। मतलब ये वाला कोण हमारा 90 माइनस थीटा डिग्री है और ये वाला कोण भी हमारा 90 माइनस थीटा डिग्री है कहोगे हाँ। इस प्रकार से तो देखा जाए तो ये वाला कोण हमारा क्या है 90 माइनस थीटा डिग्री है, ठीक है। एक बात बताइए ये पूरा कोण कितना डिग्री है कहोगे, देखिए ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है और ये वाला कोण हमारा 90 माइनस थीटा डिग्री है। अगर ये वाला पूरा कोण निकालना है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं जोड़ता हूँ, अगर मैं कोण ए की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो एबीसी में कोण ए की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं जोड़ता हूँ यहाँ पर
तो क्या होगा देखिए, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा जोड़ेंगे हम तो निकल कर आएगा 90 डिग्री। हाँ, मतलब कोण ए जो है 90 डिग्री है। अगर तो इस त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जो है 90 डिग्री है, तो ये जो हमारा त्रिभुज है ये कुछ और नहीं समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। हाँ, तो ये बातें समझ में आ गई है को भी? हाँ। दोस्तों ये निकालने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको पता है कि भैया, अगर आपको पता है, ये आपको ध्यान है कि भैया समकोण त्रिभुज ही एकमात्र इकलौता ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी भुजा परिचित बिंदु से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। अगर ये बात पता है तो मुश्किल से आप 2 सेकंड में इसका जवाब देकर निकल सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ये हमारा एक ऐसा, तो आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ये बिंदु हमारा भुजा परिचित एक ऐसा बिंदु है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर है। और ऐसा कहाँ होता है? कब? समकोण त्रिभुज में होता है। मतलब ये जो त्रिभुज हमारा है ये कुछ और नहीं समकोण त्रिभुज है। आप पैसे भी देकर जवाब निकल सकते थे, कोई जरूरत नहीं था सोल्व करने की। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। कह रहा है इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों आप परिवृत्त, दोस्तों आप परिवृत्त का क्षेत्रफल तभी, दोस्तों परिवृत्त का क्षेत्रफल आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको पता हो कि परिवृत्त की परित्रिज्या है कितनी। हो गया। दोस्तों आप समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल आप तभी निकाल सकते हैं जब तक आपको, दोस्तों आप तभी निकाल सकते हैं जब तक आपको परिवृत्त, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या पता ना होगी। हो गया। तो आइए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों ये जो हमारा त्रिभुज दिया गया, दोस्तों जो त्रिभुज दिया गया है इसकी भुजाएं हमें, दोस्तों ये जो त्रिभुज दिया गया है इसकी भुजाएं हमें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दी गई है। हो गया। और आपको चित्र में पता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो वो त्रिभुज जो होगा वो कुछ और नहीं समकोण त्रिभुज होगा। हाँ, मतलब ये देखा जाए तो ये जो भुजाएं दी गई है, त्रिभुज की जो भुजाएं दी गई हैं वो वास्तव में कुछ और नहीं, जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं वो कुछ और नहीं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। हो गया। मतलब ये वास्तव में समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल निकलवाना चाह रहा है। हो गया। दोस्तों समकोण, सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आपको चित्र की पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की जो परित्रिज्या होती है वो कर्ण की आधी होती है। कर्ण है कितना होगा? 13 है। तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की जो परित्रिज्या होगी 13/2 होगी। हो गया। आपको यहाँ तक सहमत है मेरी बात से? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या तो आ गई है। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का भी क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। हाँ, पाई आर स्क्वायर ही होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, मैं यहाँ पर सबकी वैल्यू रख लेता हूँ। पाई की वैल्यू हमें कहा है 22/7 रखने के लिए, 22/7 रख लिया। ठीक है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या होगा? देखिए आर की वैल्यू 13/2 है। अगर मैं दोस्तों आर की यहाँ पर रखता हूँ तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ, तो आएगा 169/4, 169/4 आएगा, 169/4 आएगा। हाँ, 169/4 आएगा। अगर तो यहाँ पर मैं काटा पीटी मचाता हूँ तो आएगा 132.7, 132.7, आगे भी कुछ आएगा। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, हमें यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण पी क्यू आर जो है 90 डिग्री है और कोण पी आर क्यू जो है वो 30 डिग्री है। कह रहा है इस त्रिभुज के परित्रिज्या, कह रहा है इस त्रिभुज की परित्रिज्या का भुजा पी क्यू से अनुपात क्या होगा? कह रहा है इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की जो परित्रिज्या है उसका और भुजा पी क्यू का अनुपात होगा क्या? तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, समझाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ समझाने के लिए आपको। सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ समझाने के लिए आपको। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई नहीं। और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला जो शीर्ष है P है और ये वाला जो शीर्ष है हमारा Q है और ये वाला शीर्ष जो है R है। तो कोण PQR जो है 90 डिग्री दिया है, मतलब Q शीर्ष पर बना कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ
ठीक है। तो P कह रहा है PRQ जो है 30 डिग्री, कह रहा है ये वाला जो कोण है 30 डिग्री है, ये वाला जो कोण है 30 डिग्री है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या का और भुजा PQ से अनुपात क्या होगा। हाँ ठीक है। आइए दोस्तों इस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या और भुजा PQ के साथ अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताइए, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी। देखिए साइन 30 की वैल्यू दोस्तों, साइन 30 की वैल्यू वास्तव में ये लिखने की जरूरत नहीं है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब यही है कि यदि हमारा लंब 1 यूनिट है तो हमारा कर्ण जो है 2 यूनिट है और QR जो हमारा है वो √3 है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सही से दोस्तों, साइन 30 की वैल्यू जो होती है तो साइन 30 दोस्तों, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी। देखिए साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। अगर दोस्तों इसके अनुसार देखता हूँ तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। अगर दोस्तों मैं देखता हूँ यहाँ पर इस फिगर के इस आकृति के अनुसार देखता हूँ तो साइन 30 की वैल्यू जो होगी PQ अपॉन PR होगी। क्या होगी, PQ अपॉन PR होगी। हाँ यहाँ आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ अगर दोस्तों मैं इस आकृति के अनुसार देखता हूँ तो साइन 30 की वैल्यू जो होगी PQ अपॉन PR होगी। लेकिन अगर मैं वैसे देखता हूँ तो साइन 30 की वैल्यू जो होगी 1/2 होगी। तो दोनों की दो वैल्यू बराबर होगी। हाँ दोनों वैल्यू आपस में बराबर, ये भी साइन 30 की वैल्यू है, ये भी साइन 30 की वैल्यू है, तो दोनों बराबर होंगे। अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूँ तो PQ भुजा हमारी 1 यूनिट है और PR भुजा हमारी 2 यूनिट है। तो ये हमारी भुजा 1 यूनिट है और ये हमारी भुजा 2 यूनिट है। दोस्तों जब हमारा लंब 1 यूनिट होता है और कर्ण हमारा 2 यूनिट होता है तो हमारा आधार जो होता है वो √3 होता है, ठीक है, √3 होता है। तो ये तो निकालने की जरूरत नहीं थी, आप वैसे ही बता सकते हैं। आपको चित्र से बताया कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। इसका मतलब यही है कि यदि हमारा लंब 1 यूनिट है तो कर्ण हमारा 2 यूनिट है और आधार हमारा √3 है। आप कोस से भी जा सकते हैं। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए कोस 30 की वैल्यू जो होती है, कोस 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा आधार √3 है तो कर्ण हमारा 2 है और लंब हमारा 1 है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसका लंब 1 यूनिट है, कर्ण हमारा 2 यूनिट है और आधार हमारा √3 है, ठीक है। आप मुझे बताइए दोस्तों समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की परित्रिज्या क्या होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की जो परित्रिज्या होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की जो परित्रिज्या होती है वो वास्तव में कर्ण की आधी होती है। मतलब अगर कर्ण हमारा 2 यूनिट है तो समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की जो परित्रिज्या होगी वो वास्तव में 1 होगी। हाँ 1 होगी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की तो परित्रिज्या आ गई है, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए भुजा PQ की लंबाई क्या होगी। देखिए भुजा PQ की लंबाई जो है 1 यूनिट है। मुझे आप बताइए, मुझे आप बता दीजिए कि परिवृत्त की परित्रिज्या और भुजा PQ की भुजा के साथ अनुपात क्या होगा। देखिए अगर अनुपात निकालना है तो दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। इस प्रकार देखा जाए तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या और भुजा PQ के साथ जो अनुपात है वो 1:1 है। भुजा के समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या और भुजा PQ का जो अनुपात है वो 1:1 है। आप मेरी बात से सहमत होंगे। हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, आपको आप पढ़िए इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि त्रिभुज XYZ का परिकेंद्र O है। कह रहा है यदि भुजा YZ पर OM लंब है, OM एक लंब है, ठीक है, और YZ बराबर 48 सेंटीमीटर है तो भुजा के खंड YM की लंबाई क्या होगी। YM की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे चीजों को समझा सकूं, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे मैं चीजों को समझा सकूं, ठीक है। कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे मैं चीजों को समझा सकूं। देखो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही 1 मिनट हुई है। यहाँ पर थोड़ा मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ।
दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर दिखाई गई है वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर आपके सामने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत है कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं यहाँ पर जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा है ये दोस्तों ये जो हमारा है दोस्तों ये जो हमारा है दोस्तों ये जो हमारा है ये इस परिवृत्त का, इस त्रिभुज के इस परिवृत्त का परिकेंद्र है। हाँ यहाँ क्या है, परिकेंद्र है। मतलब देखा जाए तो इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। हाँ तो ये हमारा जो है इस त्रिभुज के इस परिवृत्त का क्या है, केंद्र है कहोगे हाँ, मतलब इस त्रिभुज का परिकेंद्र है कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, यहां से एक रेखा खींची गई है, ये दोस्तों यहाँ पर इसका नाम O है और यहाँ पर इसका नाम M है। तो यहाँ O केंद्र से दोस्तों परिकेंद्र से एक रेखा खींची गई है OM, दोस्तों O से एक लंब खींचा गया है OM, जो हमारा YZ भुजा पर क्या है, लंब है। YZ भुजा पर लंब है कहोगे हम, YZ भुजा पर लंब है। ठीक है दोस्तों, ये YZ की लंबाई हमें क्या दी गई है कहोगे, 24 दी गई है कहोगे हाँ, 24 दी गई है, 24 दी गई है, बोलो 48 दी गई है, क्या दी गई है, 48 दी गई है। आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ मैं आपकी बात से सहमत है। ये पूरी लंबाई कितनी दी गई है कहोगे, 48 दी गई है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कहोगे, हमसे कह रहा है कि YM की लंबाई होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है। हाँ दोस्तों दोस्तों ये हमारा वास्तव में इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। मतलब ये वास्तव में दूरी क्या है, ये हमारी त्रिज्या है और ये भी हमारी क्या है, त्रिज्या है। हाँ दूसरी भाषा में कह सकता हूँ कि इस वृत्त की क्या परित्रिज्या है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में दोनों ये बराबर भुजाएं हैं कहोगे हाँ, दोनों ये बराबर भुजाएं हैं और इस बराबर भुजाओं के मध्य के शीर्ष से दोनों बराबर भुजाओं के मध्य के शीर्ष से एक लंब डाला गया है कहोगे हाँ। और आपको अच्छी तरीके बताया कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के मध्य से डाला गया जो लंब होता है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि यदि किसी त्रिभुज, दोस्तों आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के मध्य बिंदु से डाला गया लंब होता है और सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो अगर यहाँ से इन दोनों बराबर भुजाओं के मध्य से एक लंब डाला जा रहा है सामने वाली भुजा को, तो ये सामने वाली भुजा दो बराबर भागों में बट गई होगी। हाँ मतलब अगर ये पूरा 48 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वास्तव में 24 होगी। मतलब देखा जाए तो YM की जो लंबाई है वो कुछ और नहीं 24 है और यही तो हमसे पूछा था कहोगे हाँ, यही चीज हमसे पूछा था। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों हमें कुछ और यहाँ पर करना है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बताया है, चलो ठीक है, अभी मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या है, मतलब परिवृत्त की जो परित्रिज्या है वो 7.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है उसके अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है उस त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करिए। हाँ ठीक है, उस त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करिए, यही तो कह रहा है हाँ, हमें यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की जो परिवृत्त की परित्रिज्या होती है वो क्या होती है, कर्ण की आधी होती है। कहोगे हाँ, कर्ण की आधी होती है, बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। किसी भी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की जो परित्रिज्या होती है कर्ण की आधी होती है। हाँ ना, अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालता हूँ तो h की वैल्यू निकल कर आएगी 2r हो गया। मतलब देखा जाए तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होती है, दोगुनी होती है कहोगे हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं h की वैल्यू निकालता हूँ तो h की वैल्यू जो आ रही है 2r आ रही है। मतलब समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। तो यहीं से एक बात और आपको ध्यान रखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। क्या होता है, दुगना होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, दुगना होता है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैंने ऐसा इसलिए बताया जिससे आप तेजी से क्वेश्चन को इसको कर सके। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है उसके अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है उस त्रिभुज की भुजाएं
याद करिए दोस्तों, आपको चित्र ये पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू होती है, जहां पर a और b जो है लंब और आधार है और c जो है वो वास्तव में कर्ण है। क्या है? c कर्ण है। कहोगे हाँ। दोस्तों ये जहां पर a b क्या है? आधार और लंब है और c क्या है? कर्ण है। कहोगे हाँ, समकोण त्रिभुज का कर्ण है। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। दोस्तों यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या दी गई है। कहोगे हाँ। तो अगर समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की परित्रिज्या 7.5 है तो समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होगा? देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का दुगुना होता है। मतलब देखा जाए तो समकोण त्रिभुज का अगर समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या 7.5 है तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो वास्तव में 15 होगा। क्या होगा? 15 सेंटीमीटर होगा। अब वो तो इस प्रकार देखा जाए तो सी की जो लंबाई है, सी जो हमारा है वो वास्तव में 15 है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की दोस्तों समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें 3 दिया है, मतलब आर की वैल्यू यहाँ पर 3 दिया है, तो वहां 3 मैंने रख लिया। ठीक है, बराबर ए प्लस बी, तो यहाँ ए प्लस बी। ठीक है, माइनस सी की वैल्यू क्या दी गई है? तो देखिए सी की वैल्यू हमने निकाला है 15। अब मैं तो 15 यहाँ पर रख लिया अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो नहीं, मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अगर मैं 2 की इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आएगा और 15 इधर आएगा तो a प्लस बी की वैल्यू आएगी 21। हो गया हाँ, a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? होगा a प्लस बी की वैल्यू आएगी 21। क्या आएगी? 21 आएगी। मतलब देखा जाए तो जो समकोण त्रिभुज के लंब और लंब मतलब देखा जाए तो समकोण त्रिभुज का जो लंब है और आधार है उनका योग जो है 21 है। हाँ हाँ कि ना? हो गया हाँ। अब दोस्तों आप यहीं से आप ऑप्शन ट्राई कर लीजिए, आप देख लीजिए कि आप यहाँ पर ऑप्शन में जाकर देख लीजिए, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी भुजा तो हमारी कर्ण है। कहोगे हाँ, सबसे बड़ी भुजा तो देखे छोड़ दीजिए क्योंकि सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण है। हाँ, आप एक बात नोटिस करिए कि सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है? कर्ण है। इस ऑप्शन में कर्ण की वैल्यू 15 दी गई है। कहोगे देखिए पहले और दूसरे ऑप्शन में दी गई है, मतलब जो भी हमारा उत्तर होगा पहले और दूसरे में से कोई एक होगा। कहोगे हाँ। अब दोस्तों आपको ये बात पता चल गई है कि भैया कोई जो भी हमारा उत्तर होगा वो पहले और दूसरे ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक है, तो जो भी उत्तर होगा पहले और दूसरे में से उनमें लंब और आधार का योग क्या होगा? 21 होगा। लंब और आधार का योग क्या हुआ? 21 होगा। अगर मैं चेक करता हूं तो दूसरे ऑप्शन में ही लंब और आधार का योग क्या है? 21 है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो उस समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कुछ और नहीं 9, 12 और 15 है। क्या है? 9, 12 और 15 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में आधार क्यू आर बराबर 36 सेंटीमीटर है। कह रहा है और शीर्ष पी से भुजा क्यू आर पर डाला गया जो लंब है पी एस वो 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा सबसे पहले दोस्तों मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा त्रिभुज है पी क्यू आर। इस चीज का नाम है पी, इस चीज का नाम है क्यू, इस चीज का नाम है आर। ठीक है, तो ये हमारा एक त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है जिसमें ये वाला जो शीर्ष है हमारा पी है, ये वाला शीर्ष क्यू है, ये वाला शीर्ष हमारा आर है। तो इस शीर्ष पी से दोस्तों शीर्ष पी से शीर्ष क्यू आर भुजा पर दोस्तों शीर्ष पी से भुजा क्यू आर पर एक लंब डाला गया है। एक लंब डाला गया है। हाँ, लंब डाला गया है पी एस। यहाँ पी एस एक लंब डाला गया है जिसकी लंबाई दोस्तों हमें 15 सेंटीमीटर दी गई है। हाँ, 15 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और दोस्तों ये जो क्यू आर भुजा है इसकी लंबाई हमें 36 दी गई है। हो गया 36 दी गई है। कह रहा है कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? हाँ, इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। हो गया हाँ, तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। आधार कितना होगा? 36 है। ऊंचाई कितनी है? होगा 15 है। ठीक है, 15 है। अगर मैं यहाँ पर काटा चीटी मचाता हूँ तो यहाँ पर आएगा 18। 18 आएगा। क्या आएगा? 18 आएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर गुणा भाग करता हूँ तो 270 आएगा। मतलब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 270 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बोलो हाँ कि ना? हो गया। आप तेजी से भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है ऐसा करने के लिए। तो आपको अच्छी तरीके पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। मतलब आधार और
1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। मतलब देखा जाए तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार और ऊंचाई के मल्टीप्लीकेशन का आधा होता है। क्या होता है? आधार और ऊंचाई के मल्टीप्लीकेशन के आधा होता है। हाँ। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आप सीधे क्या करो, हमें पता है कि भैया किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार और ऊंचाई के मल्टीप्लीकेशन का आधा होता है। तो आधार और ऊंचाई का मल्टीप्लीकेशन होगा कितना होगा? 36 × 15 होगा। उसका आधा क्या होगा? उसका आधा वास्तव में 18 × 36 × 15/2 होगा। उससे सोल्व करोगे तो 270 आ जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बाद में ही आधा करो, आप शुरुआत में भी कर सकते हो। आप शुरुआत में भी कर सकते हो। ठीक है, तो सीधे मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका आधा किया 18 की मल्टीप्लाई 15 से किया, इस प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलकर आ गया। ठीक है, तो आप शुरुआत में भी आधा कर सकते हो, जरूरी नहीं है। अगर कोई आधा हो रहा है, भुजा कोई आधा हो रहा है, तो आप आधा करके उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। बाई चांस यहाँ पर मान लीजिए 17 होता तो यहाँ पर 18 होता, तो मैं 18 को आधा करता, 9 और 17 को इसके बाद मल्टीप्लाई करता, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलकर आया। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, अब दोस्तों हम कुछ और नया चीज यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, मैंने हल्की सी जानकारी माध्यिका के बारे में दी थी। माध्यिका के बारे में हल्की सी जानकारी आपको दी थी। तो हाँ, माध्यिका के बारे में हल्की सी जानकारी आपको दी थी। हल्की सी जानकारी मैंने माध्यिका के बारे में आपको दी थी। तो हाँ, अब दोस्तों हमें माध्यिका के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए माध्यिका, सबसे पहली बात आती है कि माध्यिका आखिर किसे कहते हैं। हम आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है, आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को, कह रहा किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को ही हम माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। कह रहा त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। कह रहा कि यह रेखा जो होती है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है? बांटती है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है, इस त्रिभुज में इस शीर्ष का नाम है ए, इस शीर्ष का नाम बी है, इस शीर्ष का नाम सी है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इस, ये जो हमारी ये वाली जो बीसी भुजा है इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है। अगर तो ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी वास्तव में यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो यहाँ ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इस आधार वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है, तो इस एबीसी त्रिभुज में शीर्ष ए को देख रहे हो यहाँ, अगर दोस्तों मैं इस शीर्ष ए को इसके सम्मुख जो भुजा है उसके मध्य बिंदु से मिला दूं एक रेखा के द्वारा, तो इसी रेखा को ही दोस्तों हम माध्यिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस ए शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिला दूं, तो इसी रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। हाँ, माध्यिका कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने क्या किया है, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया है एक रेखा के द्वारा, और इसी भुजा को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम निकाल दिया जाता है कि किसी भी त्रिभुज में यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है माध्यिका कहलाती है। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस भुजा के मध्य बिंदु को और इस शीर्ष को मिलाने वाली ये जो रेखा है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस भुजा के मध्य बिंदु को और इस शीर्ष को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया, और इसी रेखा को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। यहीं से एक नियम निकलता है कि किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष के उस शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई है? हाँ दोस्तों, आप एक बात बताइए, ये क्या है? मध्य बिंदु है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, वही दूरी वास्तव में यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। मतलब देखा जाए तो ये दूरी, ये दोनों मतलब देखा जाए तो ये वाली भुजा और ये वाली जो भुजा है आपस में बराबर होनी होगी। हाँ, तो दोस्तों आपने क्या किया है, इस रेखा के द्वारा दोस्तों आपने क्या किया है, इस रेखा के द्वारा इस शीर्ष को और इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपने देखा, मिलाने पर देखा कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो गई? बराबर हो गई। हाँ,
तो यहीं से दूसरा नियम निकल जाता है कि किसी भी त्रिभुज में जो माध्यिका होती है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। आप दोस्तों यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जब मैं इस त्रिभुज के इस शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया, तो ये जो भुजा है, ये जो सामने वाली भुजा थी, ये दो बराबर भागों में बढ़ गई है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वही लंबाई वास्तव में यहाँ से यहाँ तक की है। हाँ, मतलब देखा जाए तो इस माध्यिका के खींचने पर ये जो भुजा है दो बराबर भागों में बढ़ गई है। तो हाँ, तो यहीं से दूसरा नियम निकल जाता है कि भैया, यहीं से दूसरा नियम निकल जाता है कि किसी भी त्रिभुज में जो माध्यिका होती है, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से खींची जाने वाली जो माध्यिका होती है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर माध्यिका किसे कहते हैं और माध्यिका की खूबी क्या है। कभी हाँ, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि माध्यिका का वास्तव में किसे कहते हैं और माध्यिका की खूबी क्या है। ठीक है, अब दोस्तों मैं और थोड़ा आगे यहाँ पर बात करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर आगे बात करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मान लीजिए एक त्रिभुज हमारा एबीसी है और इस त्रिभुज एबीसी में मैंने शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची सामने वाली भुजा पर। तो सामने वाली भुजा पर अगर माध्यिका खींच रहा हूं तो सामने वाली भुजा को ये माध्यिका जो होगा दो बराबर भागों में बांट देगा। कहोगे हम इसी प्रकार तो मैंने बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची, बी शीर्ष से एक माध्यिका खींची कहोगे हम। तो ये जो माध्यिका है बी शीर्ष से जो खींची गई माध्यिका है सामने वाली भुजा पर, सामने वाली भुजा पर जो माध्यिका खींची गई है बी शीर्ष से, वो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दी होगी। हाँ, दो बराबर भागों में बांट दी होगी। इसी प्रकार तो अगर मैं शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींचता हूं तो ये, तो ऐसी स्थिति में शीर्ष से खींची जाने वाली जो माध्यिका है सामने वाली भुजा पर वो वास्तव में दो बराबर भागों में, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दी होगी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। अगर तो मैं ए शीर्ष से एक माध्यिका खींच रहा हूं तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। इसी प्रकार अगर मैं बी शीर्ष से एक माध्यिका खींचता हूं तो बी शीर्ष से खींची जाने वाली माध्यिका भी इस वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटा होगा। इसी प्रकार सी शीर्ष से अगर मैं माध्यिका खींचता हूं तो सी शीर्ष से खींची जाने वाली जो माध्यिका है सामने वाली भुजा पर, उस भुजा को भी दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। हम आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष से खींचे जाने वाली जो माध्यिका है इस बिंदु पर मिल रही है। कभी हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची जाने वाली जो माध्यिका है इस बिंदु पर मिल रही है। कभी हाँ, और जहां पर जहां पर त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची जाने वाली माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची जाने वाली माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं उस बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची जाने वाली माध्यिकाएं जो है यहाँ पर मिल रही है और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात और यहाँ पर मैं बता देता हूँ। दोस्तों जो हमारा केंद्रक होता है, दोस्तों हमारा जो त्रिभुज का केंद्रक होता है, दोस्तों त्रिभुज का केंद्रक जो होता है वो एक ऐसा बिंदु होता है जो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। मतलब ये हमारा केंद्रक है इस वाली माध्यिका को 2:1 में विभक्त किया होगा। इसी प्रकार ये जो हमारा केंद्रक है इस माध्यिका को भी 2:1 में विभक्त किया होगा। इसी प्रकार दोस्तों ये जो माध्यिका है इसी प्रकार ये जो हमारा केंद्रक है इस माध्यिका को भी 2:1 में विभक्त कर रहा होगा। दोस्तों हमारा जो केंद्रक होता है वो एक ऐसा बिंदु होता है, दोस्तों हमारा जो त्रिभुज का केंद्रक होता है वो एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी भी माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। अगर दोस्तों ये हमारा केंद्रक है, तो इस केंद्रक ने इस वाली माध्यिका को 2:1 में विभक्त किया होगा। इसी प्रकार इस माध्यिका को भी 2:1 में विभक्त किया होगा। इसी प्रकार इस माध्यिका को भी इस केंद्रक ने 2:1 में विभक्त किया होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, दोस्तों एक बात और बता देता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा जहां पर दोस्तों आपको चित्र बताया कि जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची जाने वाली माध्यिकाएं मिलती हैं, उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहले शीर्ष से जो खींची गई माध्यिका है वो भी केंद्रक से होकर जा रही है, दूसरे शीर्ष से जो खींची गई माध्यिका है वो भी केंद्रक से होकर जा रही है, और हाँ तीसरे शीर्ष से खींची जाने वाली जो माध्यिका है वो भी केंद्रक से होकर जा रही है। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखना है कि भैया जो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से खींची जाने वाली जो माध्यिकाएं होती हैं वो वास्तव में केंद्रक से होकर गुजरती हैं। कहाँ? केंद्रक से होकर गुजरती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है।
अब ये तो बात हमें समझ में आ गई कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची जाने वाली मालिकाएं जहां पर मिलती हैं, उस उस बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं कभी हम। लेकिन बात आती है, अब हमें ये बात पता होना चाहिए कि वास्तव में न्यून कोण त्रिभुज का केंद्रक कहाँ होता है, अधिक कोण त्रिभुज का केंद्रक कहाँ होता है, समकोण त्रिभुज का भी समकोण त्रिभुज का केंद्रक कहाँ होता है। ये बातें हमें जानना जरूरी है कभी हम। तो दोस्तों आइए तो हम यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज का केंद्र कहाँ होता है, समकोण त्रिभुज का केंद्र कहाँ होता है और अधिक कोण त्रिभुज का केंद्र कहाँ होता है, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। अब आइए दोस्तों, हम यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है और समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यून न्यून कोण त्रिभुज के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक न्यून कोण त्रिभुज बनाने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक न्यून कोण त्रिभुज बनाने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक न्यून कोण त्रिभुज बनाने की कोशिश की। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक न्यून कोण त्रिभुज बनाने की कोशिश की। तो ये हमारा एक न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। तो ये हमारा एक न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा एक न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। मैंने कहा कि बताइए इस न्यून कोण त्रिभुज का केंद्र कहाँ होगा, को देखिए। तो देखिए, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे जाने वाली माध्यिकाएं जहां पर मिलेंगी वहीं पर इसका केंद्र होगा। को हाँ, मतलब अगर आपको पता करना है कि इस न्यून कोण त्रिभुज का केंद्र कहाँ होगा, तो इसके तीनों शीर्षों से माध्यिका खींच कर, सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींच कर आप पता कर लीजिए कहाँ पर होगा। मैंने कहा ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर इस न्यून कोण त्रिभुज का माध्यिका केंद्र पता करने के लिए तीनों शीर्षों से माध्यिकाएं खींचते हैं। तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचते हैं। ठीक है, तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींचते हैं। दोस्तों अगर मैं इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचता हूं तो ये माध्यिका जो होगा सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। इसी प्रकार अगर मैं इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचता हूं, ये जो माध्यिका हुआ है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। इसी प्रकार मैं अगर इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचता हूं, तो ये जो माध्यिका होगा इस इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची जाने वाली माध्यिकाएं जो है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची जाने वाली जो माध्यिकाएं हैं वो वास्तव में यहाँ पर मिल रही है। हाँ, और आपको अच्छे तरीके पता है कि जहां पर त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची जाने वाली माध्यिकाएं मिलती हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं, दोस्तों आप देख रहे हो, दोस्तों आप इस प्रकार यहाँ पर देख रहे हो कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची जाने वाली माध्यिकाएं जो है वो वहां यहाँ पर मिल रही हैं। हाँ, मतलब त्रिभुज के अंदर मिल रही है को यहाँ। तो यहीं से एक बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी न्यून कोण तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस न्यून कोण त्रिभुज में तीनों शीर्षों से खींचे जाने वाली जो माध्यिकाएं हैं वो त्रिभुज के अंदर मिल रही हैं। हाँ, मतलब देखा जाए तो किसी भी न्यून कोण त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो कहाँ स्थित होता है? त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। यहाँ तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, किसी भी न्यून कोण त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो वास्तव में त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, किसी भी न्यून कोण त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो वास्तव में त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये बातें तो समझ में आ गई होंगी और आपको अच्छी तरीके पता है कि केंद्र को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का केंद्र कहाँ होता है, अधिक कोण त्रिभुज का केंद्र कहाँ होता है। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज का केंद्र पता करने के लिए सबसे पहले मुझे अधिक कोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। को सबसे पहले मुझे अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अगर मुझे अधिक कोण त्रिभुज का केंद्र पता करना है तो सबसे पहले मुझे अधिक कोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पर बनाना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारा एक अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा क्या है? 1 मिनट रुकिए, थोड़ा इसे में ज्यादा तिरछा कर दिया। दोस्तों ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है?
अधिक कोण त्रिभुज है, तो ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष हमारा बी है, ये वाला शीर्ष है। मैंने कहा कि बताइए इस अधिक कोण त्रिभुज का केंद्रक कहाँ होगा? देखिए इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष को देखिए, जहां पर त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे जाने वाली माध्यिकाएं मिलती है, क्योंकि देखिए त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे जाने वाली माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं, वहीं पर त्रिभुज का केंद्रक स्थित होता है, वहीं पर त्रिभुज का केंद्रक होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस अधिक कोण त्रिभुज में तीनों शीर्षों से खींचे जाने वाली माध्यिकाएं जहां पर मिलेंगी, वहीं पर माध्यिका वहीं पर केंद्रक होगा, कब होगा? तो कहोगे देखिए अगर आपको पता करना है तो त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों शीर्षों से माध्यिका सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींच लीजिए, आपको पता चल जाएगा कहां पर है। हाँ, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं इन त्रिभुज के तीनों शीर्षों से माध्यिका खींचकर, ठीक है। तो अगर मैं इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचता हूँ, तो सामने वाली भुजा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। हाँ, इसी प्रकार अगर मैं बी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचता हूँ, बी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचता हूँ, तो ये वाली जो भुजा है दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। आप मेरी बात से समझ? हाँ। इसी प्रकार तो अगर मैं सी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचता हूँ, इसी प्रकार अगर मैं सी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींचता हूँ, तो ये वाली जो भुजा है दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची जाने वाली जो माध्यिकाएं हैं वो वास्तव में यहाँ पर मिल रही है, और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखना है कि इस अधिक कोण त्रिभुज का जो केंद्रक है वो वास्तव में त्रिभुज के अंदर ही स्थित है यहाँ। तो यही से एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है। किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है, ठीक है। अब इसी क्रम में अब इसी प्रकार तो हम आइए समकोण त्रिभुज का केंद्रक कहाँ होता है ये पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज का केंद्रक कहाँ होता है ये पता करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ, समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ, समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, क्या है? ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, क्या है? एक समकोण त्रिभुज। दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए इस समकोण त्रिभुज का ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है, ये वाला शीर्ष। मैंने कहा कि बताइए इस समकोण त्रिभुज का केंद्रक कहाँ होगा? को देखिए किसी भी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है जहां पर त्रिभुज के तीनों शीर्षों से को देखिए किसी भी त्रिभुज का केंद्रक तीनों शीर्षों से खींचे जाने वाली माध्यिकाएं जहां पर मिलती है वहां पर स्थित होता है। अगर आपको इसका पता करना है केंद्रक, तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर माध्यिका खींच लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मन का ठीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर केंद्रक इस समकोण त्रिभुज का केंद्रक पता करने के लिए त्रिभुज के तीनों शीर्षों से हम माध्यिका खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं शीर्ष ए से माध्यिका खींचता हूँ तो सामने वाली भुजा दो बराबर भागों में बढ़ेगी, तो हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं सी से माध्यिका खींचता हूँ तो ये वाली भुजा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींचता हूँ तो जो सामने वाली भुजा होगी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, तो हाँ दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो समकोण त्रिभुज तो इस प्रकार देखा जाए तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे जाने वाली जो माध्यिकाएं हैं यहाँ पर मिल रही है, और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो केंद्रक को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार तो आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का जो केंद्रक है वो कहाँ स्थित है? त्रिभुज के अंदर ही स्थित है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि भैया न्यून कोण त्रिभुज का भी केंद्रक कहाँ है? स्थित है? त्रिभुज के अंदर ही स्थित है। इसी प्रकार अधिक कोण त्रिभुज में आपने देखा कि भैया वो भी इसी प्रकार अधिक कोण त्रिभुज में भी जो केंद्रक है, अधिक कोण त्रिभुज का जो केंद्रक है वो भी त्रिभुज के अंदर स्थित है। इसी प्रकार आपने यहाँ पर देखा कि भैया समकोण त्रिभुज का जो केंद्रक है वो भी त्रिभुज के अंदर ही स्थित है। तो यहीं से एक बात निकल जाती है कि किसी भी तो यहीं से एक बात निकल जाती है कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो वास्तव में त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई? तो हाँ ये बात समझ में आ गई। और दोस्तों आपको ये भी बात बताया कि जो केंद्रक होता है वो एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी माध्यिका को 2 अनुपात 1 में विभक्त करता है। हाँ, अगर दोस्तों ये केंद्रक है तो इस केंद्रक ने इस वाली माध्यिका को भी 2 अनुपात 1 में विभक्त किया होगा। इसी प्रकार इस माध्यिका को भी 2 अनुपात 1 में विभक्त किया होगा। इसी प्रकार इस माध्यिका को भी 2 अनुपात 1 में विभक्त किया होगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई? को हाँ। अगर दोस्तों इस अधिक कोण त्रिभुज का ये केंद्रक है तो इस केंद्रक ने इस माध्यिका को 2 अनुपात 1 में विभक्त किया होगा। इस माध्यिका को भी 2 अनुपात 1 में विभक्त किया होगा और इस माध्यिका को भी 2 अनुपात 1 में विभक्त किया होगा, ठीक है। दोस्तों शीर्ष की तरफ 2 यूनिट होगा और
भुजा की ओर जिस भुजा पर खींची गई है उस साइड एक यूनिट होगा। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से तो अगर इस समकोण त्रिभुज का ये केंद्रक है तो इस केंद्रक ने इस वाली माध्यिका को 2:1 में विभक्त किया होगा, इस वाली माध्यिका को भी 2:1 में विभक्त किया होगा और इस वाली माध्यिका को भी 2:1 में विभक्त। ये बातें, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, हो गया हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो दोस्तों ये सारी चीजें क्लियर हो गई, हो गया हाँ, और यही सारी चीजें आपके आपके स्क्रीन पर लिखी गई है, यही सारी चीजें यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लिखी गई है, यही सारी चीजें आपकी स्क्रीन पर लिखी गई। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जो आपका एग्जाम्पल बनाकर दिखाया गया है, एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है स्क्रीन पर बनाकर, स्लाइड में जो बनाकर दिखाया गया है वो न्यून कोण का उदाहरण लेकर बनाया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कि केंद्रक किसे कहते हैं, केंद्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज का केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो वहाँ, और केंद्र की खूबी क्या है, ये बातें सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ अगर दोस्तों समझ में आ गई है तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस एक माध्यिका है, बिंदु जी इसका केंद्र है, तो यहाँ कह रहा है यदि माध्यिका पी एस की लंबाई कुल 18 सेंटीमीटर है तो जी एस की लंबाई क्या होगी, जी एस की लंबाई क्या होगी। हमने तो एक त्रिभुज पी क्यू आर है, तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया है। तो एक त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है, तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ पर बना लिया। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर पी क्यू आर बना लिया। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है पी क्यू आर, दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस, हमारी जो पी एस है, पी शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है पी एस। दोस्तों इस त्रिभुज पी क्यू आर में पी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींची गई है पी एस, हो गया हाँ, पी एस खींची गई है, हो गया हाँ, पी एस खींची गई है। कह रहा है कि जो ये जो त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है इसका केंद्रक जो है जी है। हाँ, तो जो दोस्तों जो केंद्रक होगा, तो केंद्रक केंद्रक जो होगा वो वास्तव में माध्यिका पर ही स्थित होगा, कहीं पर भी इस माध्यिका पर ही स्थित होगा। दोस्तों हमें पता है कि जो केंद्रक होता है, दोस्तों दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि जो माध्यिका होता है वो केंद्रक से होकर जाता है, तो यहाँ केंद्रक से होकर जाता है। इसी प्रकार आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका पर स्थित होता है, तो यहाँ अगर तो हमारा माध्यिका केंद्रक से होकर जाता है तो जो केंद्रक होता है वो माध्यिका पर स्थित होता है, हो गया हाँ। तो इस माध्यिका पर, ये जो माध्यिका है हमारी पीएस, इस पर ही केंद्रक स्थित होगा। हाँ, केंद्रक स्थित होगा। मान लीजिए दोस्तों जो हमारा केंद्रक है, इस त्रिभुज पी क्यू आर का जो केंद्रक है वो वास्तव में यहाँ पर स्थित है, हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हो गई, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो एक बात बताइए, आपको अच्छी तरीके बताया कि केंद्रक जो होता है किसी भी माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है, मतलब ये केंद्रक जो है इस माध्यिका को 2:1 में विभक्त किया होगा, हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है अगर 2 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया, तो हाँ। इस प्रकार से तो देखा जाए तो अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट है, तो इस पूरी की लंबाई जो है पीएस भुजा की जो लंबाई है 3 यूनिट हो गया। लेकिन दोस्तों पीएस भुजा की जो लंबाई है 18 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 3 यूनिट बराबर है 18 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट बराबर क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, जीएस की लंबाई पूछ रहा है। जीएस की लंबाई कितनी थी, 1 यूनिट की, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ये मतलब देखें तो वास्तव में जीएस की जो लंबाई है, जीएस की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। क्या है, 6 सेंटीमीटर है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, तो हाँ हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम। तो आखिर ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में इसके विकर्ण एक दूसरे को एम बिंदु पर काटते हैं, एम बिंदु पर काटते हैं। हाँ, एम बिंदु दिखाया नहीं गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिगर बना दूंगा। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में इसके विकर्ण एक दूसरे को एम बिंदु पर काटते हैं। कह रहा है कि यदि बिंदु ओ, बिंदु यू त्रिभुज पी क्यू एस का, पी क्यू एस का केंद्रक, और बिंदु वी जो है त्रिभुज क्यू आर एस का, क्यू, एक मिनट रुकिए, पी आर एस होना चाहिए था, पी आर एस का मध्य बिंदु है, पी आर एस का केंद्रक है, पी आर एस का केंद्रक है, तो रेखाखंड यू वी
की लंबाई किसके बराबर होगी? कह रहा है पी यू के बराबर होगी, पी यू के बराबर होगी, कह रहा है पी यू के बराबर होगी, या कह रहा है कि पी यू के बराबर होगी, या क्यू यू के बराबर होगी, क्यू यू के बराबर होगी, या हमारा आर यू के बराबर होगी, आर यू के बराबर होगी, या हमारी एस यू के बराबर होगी। हाँ तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो चुकी। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे सारी चीजें क्लियर हो सके। दोस्तों ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है। इस शीर्ष का नाम है पी, इस शीर्ष का नाम है क्यू, इस आर, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है को? दोस्तों इस समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे को एम बिंदु पर काट। दोस्तों मैं पी और आर शीर्ष को अगर मैं मिलाता हूँ तो ये पहला विकर्ण होगा, और एस और क्यू शीर्ष को अगर मैं मिलाता हूँ तो ये हमारा दूसरा विकर्ण होगा। तो ये दोनों जो विकर्ण है दोनों इस समानांतर चतुर्भुज के दोनों जो विकर्ण है वो एम बिंदु पर काटते हैं। मतलब ये वाला जो बिंदु है ये कुछ और नहीं एम है। ये वाला जो बिंदु है एम है। ठीक है, ये वाला जो बिंदु है एम है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हो गया दोस्तों, ये जो पी क्यू आर त्रिभुज है, दोस्तों ये जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर जो है तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर है। सेट हो गया। तरह इस पी क्यू आर चतुर्भुज के इस पी क्यू आर समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो है एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। आगे कह रहा है यू जो है त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक है। पी क्यू आर का केंद्रक है। मान लीजिए कह रहा है पी क्यू आर का केंद्रक है, तो इस पी क्यू आर का केंद्रक है, ये जो इस पी क्यू आर का केंद्रक है हो गया। हाँ, तो यू जो है पी क्यू आर का केंद्रक है। इसी प्रकार हमसे कह रहा है कि पी एस आर का जो केंद्रक है, पी एस आर का जो केंद्रक है वो वी है। तो हाँ वी है। हमसे कह रहा है यूवी की लंबाई क्या होगी। हाँ यूवी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करें। दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में विभक्त करते हैं। तो यहाँ मतलब देखा जाए तो इस भाग की लंबाई आपस में बराबर होगी और इस भाग की लंबाई भी आपस में बराबर होगी। तो यहाँ हाँ दोस्तों किसी भी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में डिवाइड करते हैं एक दूसरे से। मतलब इस वाले इस वाले विकर्ण ने दो बराबर भागों में बांटा होगा, मतलब इस भाग की लंबाई बराबर होगी। इसी प्रकार इस वाले विकर्ण ने दो बराबर भागों में बांटा होगा, मतलब इस विकर्ण और इस विकर्ण की लंबाई बराबर होगी। तो यहाँ यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों इस भाग की यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी दोस्तों ये वाला जो विकर्ण है इस विकर्ण को ये वाले विकर्ण ने दो बराबर भागों में बांटा है। हो गया। मतलब ये देखा तो ये क्या है, मध्य बिंदु है। ये क्या है, ये जो हमारा है मध्य बिंदु है। हो गया। तो इस शीर्ष से इस मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है ये क्या है, माध्यिका है। हो गया। माध्यिका है। तो जो केंद्रक हमारा स्थित होगा यू वास्तव में यहीं पर तो स्थित होगा। हो गया। ठीक है, इसी प्रकार तो ये हमारा क्या होगा, मध्य बिंदु है। तो एस शीर्ष को मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है ये वाली, ये भी तो हमारी माध्यिका है। हो गया। और जो केंद्रक होगा वी, जो केंद्रक जो वी है ये भी तो माध्यिका पर स्थित होगा। हो गया। सारी चीजें समझ में आ रही है। हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो हमारी है एस एम जो है ये भी माध्यिका है, एम क्यू जो है ये भी माध्यिका है। तो ये हमारा क्या है कि केंद्रक है। और आपको चित्र पता है कि जो केंद्रक होता है वो केंद्रक जो होता है माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक मतलब दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि जो केंद्रक होता है वो किसी भी माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। अगर ये केंद्रक है तो इस केंद्रक ने इस माध्यिका को 2:1 में विभक्त किया होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जितनी लंबाई होगी 2:1 में विभक्त किया होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 2 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट है। इसी प्रकार तो अगर इस त्रिभुज का ये जो यू है वो केंद्रक है तो इस केंद्रक ने इस माध्यिका को 2:1 में विभक्त किया होगा। हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, 3 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, 3 यूनिट है। हमारी चीजें सही है।
क्योंकि दोस्तों ये दोनों हिस्से तो बराबर होने चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है कि भैया ये पूरी 3 यूनिट है और ये भी 3 यूनिट है, तो दोनों बराबर है। हाँ भैया, बराबर इसलिए होने चाहिए क्योंकि इस विकर्ण ने इस माध्यिका को 2 बराबर भागों में बाँटा है। जब बराबर भागों में बाँटा है तो इस भाग की लंबाई और इस भाग की लंबाई दोनों बराबर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो गया? हाँ, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, V से M तक के भाग की लंबाई क्या है? 1 यूनिट है। और यहाँ पर U से M तक की भाग की लंबाई क्या है? 1 यूनिट है। तो VM की लंबाई क्या है? 2 यूनिट है। हाँ भैया, VM की लंबाई कितनी होगी? देखिए VM की जो लंबाई है 2 यूनिट है। हाँ भैया, 2 यूनिट है। और उतनी ही लंबाई क्या है? SV की भी है। हाँ, उतनी ही लंबाई दोस्तों SV की भी है। हाँ, तो VM की लंबाई क्या है? 2 यूनिट है। और उतनी ही लंबाई वास्तव में SV की भी है। हाँ, और उतनी ही लंबाई क्या है? Q U की भी एक हो गया। हाँ, Q U की भी एक हो गया। हाँ, हमसे कह रहा था कि बताइए VM किसके बराबर होगा? तो इस प्रकार अगर VM की लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई SV के है और उतनी ही लंबाई Q U की भी है, तो हम कह सकते हैं VM की जो लंबाई होगी वास्तव में SV के बराबर होगी। SV के बराबर होगी। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गंदी हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? करने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में 2 माध्यिकाएं PS और QT एक दूसरे को G पर समकोण पर काटती है। G पर समकोण पर काटती है। कह रहा है यदि PS बराबर 12 है, QT बराबर 9 है, तब भुजा PQ की लंबाई क्या होगी? तो एक मैं त्रिभुज बना लेता हूँ PQR को। एक त्रिभुज में यहाँ पर बना लेता हूँ PQR। तो एक त्रिभुज मैं यहाँ पर बना लेता हूँ PQR। यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ PQR। एक त्रिभुज मैं यहाँ पर बना लेता हूँ PQR को। तो ये हमारा PQR त्रिभुज है। क्या है? PQR है। तो ये हमारा PQR, ठीक है। तो इस PQR त्रिभुज में 2 माध्यिकाएं हैं, PS और QT। PS जो माध्यिका खींची गई है सामने वाली भुजा QR पे खींची गई है। तो यहाँ इसी प्रकार QT जो भुजा माध्यिका खींची गई है वो वास्तव में PR भुजा पर खींची गई है। तो यहाँ दोस्तों ये दोनों जो माध्यिकाएं हैं, दोस्तों ये दोनों जो माध्यिकाएं हैं दिख रहा है यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ, दोस्तों समकोण पर, दोस्तों कह रहा है कि दोनों जो माध्यिकाएं हैं समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ कह रहा है PS की लंबाई जो है, PS की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर। PS की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर। हाँ भैया, PS की लंबाई 12 है। और कह रहा है QT की जो लंबाई है, QT की जो लंबाई है 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ दोस्तों एक बात बताइए, ये इस माध्यिका ने इस केंद्रक ने, दोस्तों ये हमारा केंद्रक है। तो यहाँ इस केंद्रक ने इस माध्यिका को 2 अनुपात 1 में विभक्त किया होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 2 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, तो इस प्रकार देखें तो PS की लंबाई कितनी है? 3 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि PS की जो लंबाई है, PS की जो लंबाई है 12 है। तो 3 यूनिट बराबर 12 के, तो 1 यूनिट बराबर कितनी को? 1 यूनिट बराबर हमारा 4 के। 1 यूनिट बराबर हमारा 4 के। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी थी? 2 यूनिट थी। अगर 1 यूनिट बराबर है 4 के, तो 2 यूनिट बराबर कितनी को? 8 के। मतलब ये जो हमारा PG है ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है? आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना, तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है? यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हो गया। अब इसी प्रकार तो ये जो हमारा केंद्र है, इस माध्यिका को भी 2 अनुपात 1 में विभक्त किया होगा। हो गया। हाँ, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट। इस प्रकार देखा जाए तो QT भुजा की लंबाई 3 यूनिट है। हाँ, QT भुजा की लंबाई 3 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया QT भुजा की जो लंबाई है 9 है। मतलब 3 यूनिट बराबर है 9 के, तो 1 यूनिट बराबर कितनी को? 3 के। दोस्तों GQ की लंबाई क्या है? GQ की लंबाई वास्तव में 2 यूनिट है। अगर तो 1 यूनिट की लंबाई 3 है तो 2 यूनिट की लंबाई क्या होगी? 6 होगी। 2 यूनिट की लंबाई 6 होगी। क्योंकि हम 2 यूनिट की लंबाई क्या होगी? 6 होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है? 6 है। तो ये हमारा क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। हाँ, इस समकोण त्रिभुज में ये वाली जो है हमारी लंब है, ये वाला क्या है? हमारा आधार है। क्योंकि हाँ, ये वाला हमारा कर्ण है। तो जब हमारा लंब 8 होता है, आधार हमारा 6 होता है, तो कर्ण क्या होता है? 10 होता है। मतलब ये जो PQ भुजा है इसकी लंबाई वास्तव में 10 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? क्योंकि हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? को हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम हाथों हाथ करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा है त्रिभुज PQR जो है एक समकोण त्रिभुज है।
कह रहा है जहां क्यू बराबर 90 डिग्री, कह रहा है जहां क्यू बराबर जो है 90 डिग्री है। हाँ भैया, कह रहा है भुजा पी क्यू जो है, भुजा पी क्यू जो है 12 सेंटीमीटर है, कह रहा है क्यू आर जो है 16 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि क्यू एस जो है, क्यू एस जो है माध्यिका है, माध्यिका है, तो और बिंदु जी इस त्रिभुज का केंद्रक है, तो रेखाखंड क्यू जी की लंबाई क्या होगी? हाँ भैया, क्यू जी की लंबाई क्या होगी? हाँ भैया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को बना लेता हूँ समझाने के लिए इस आकृति को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, जिससे मैं आसानी से आपको समझा सकूं, जिससे मैं आसानी से आपको समझा सकूं, जिससे मैं आसानी से आपको समझा सकूं, ठीक है, जिससे मैं आसानी से आपको समझा सकूं। तो ये हमारा शीर्ष पी है, ये हमारा शीर्ष हमारा क्यू है, ये हमारा शीर्ष आर है, ठीक है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, यानी कि यहाँ पर बनाकर 90 डिग्री ले लिया है, तो इससे आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। तो क्यू शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींची गई है, क्यू एस को। दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है दोस्तों, क्यू शीर्ष से मतलब समकोण से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींची गई है, क्यू एस को। यहाँ हाँ माध्यिका खींची गई है, और इस माध्यिका और इस त्रिभुज का जो केंद्रक है वो वास्तव में जी है। जो हमारा केंद्रक है वो वास्तव में इस माध्यिका पर ही स्थित होगा, बोले हम, ठीक है, माध्यिका पर ही स्थित होगा, ठीक है। दोस्तों हमें पी क्यू की भुजा की लंबाई 12 दिया है, कहोगे हाँ 12 दिया है, और ये जो हमारा क्यू आर भुजा है ये हमारा 16 दिया है, कहोगे हाँ। तो जब किसी समकोण त्रिभुज का लंब हमारा 12 होता है, आधार हमारा 16 होता है, कर्ण हमारा, तो उस स्थिति में कर्ण हमारा 20 होता है। तो इस प्रकार देखें तो एक कर्ण हमारा 20 है, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अभी को मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण से सामने वाली भुजा पर खींचा गई जो माध्यिका होती है उसकी लंबाई जो होती है कर्ण की आधे के बराबर, कर्ण के आधे के बराबर होती है, कर्ण वाली भुजा के आधे के बराबर होती है, क्योंकि जो खींची गई माध्यिका होती है कुछ और नहीं परित्रिज्या होती है, उस समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या होती है। हम अगर परिवृत्त की समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की परित्रिज्या जो होती है कर्ण की आधी होती है, तो समकोण त्रिभुज से खींची गई, समकोण त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई जो माध्यिका है सामने वाली भुजा पर उसकी भी लंबाई कर्ण की आधी होगी। मतलब देखा जाए तो ये जो वाली क्यूएस जो हमारी माध्यिका है इसकी लंबाई वास्तव में अगर कर्ण की लंबाई 20 है तो 10 होगी, हो गया। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो क्यूएस भुजा की लंबाई क्या है? 10 है, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा था, हो गया, हमसे क्यूजी की लंबाई पूछ रहा था, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है। तो ये हमारी क्या है? केंद्रक है, ये हमारी क्या है? माध्यिका है। तो इस केंद्रक ने इस माध्यिका को 2 अनुपात 1 में विभक्त होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 2 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट है। इस प्रकार देखें तो क्यूएस भुजा की लंबाई 3 यूनिट है, लेकिन अभी को हमने निकाला क्यूएस भुजा की लंबाई वास्तव में 10 है, मतलब 3 यूनिट बराबर है 10 सेंटीमीटर को। तो 1 यूनिट बराबर कितने को? 1 यूनिट बराबर है 10/3 की। 1 यूनिट बराबर है 10/3 की। हमसे पूछ क्या रहा होगा? हमसे कह रहा है कि भैया क्यूजी की लंबाई क्या होगी? तो क्यूजी की लंबाई कितने यूनिट है? होगा 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट है 10/3 के, तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर 20/3 की। देखो अगर मैं 20/3 को डिवाइड करता हूँ तो 6 सही 6.6 हाँ 6 आएगा, इसी कितने 6.67 सेंटीमीटर। तो ये जो क्यूजी भुजा है, ये जो हमारा क्यूजी है पार्ट, इसकी लंबाई होगी 6.67 सेंटीमीटर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये आसानी से आपको बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल दोस्तों हम कुछ और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। तो दीजिए आज के लिए इजाजत, मिलेंगे कल अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।